हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय युद्ध नीति के एक नए एपिसोड में। आज हम एनालाइज करेंगे किस वजह से चाइना ने अपने कैंप्स गलवान वैली से पीछे खींच लिए हैं। 2 महीने तक चला इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ अब डी-एस्केलेट होता लग रहा है। हम जानेंगे कि क्या ये असल में डी-एस्केलेशन है या चाइना की कोई चाल है। हम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की भी बात करेंगे, किस तरह एक आर्मी साइज में कम होकर भी दुश्मन के दिलो दिमाग पर भारी पड़ सकती है। 5 जुलाई 2020 को एनएसए अजीत डोवाल और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी की लंबी बातचीत के बाद दोनों देशों ने अपनी जगह से 1800 मीटर पीछे हटने का फैसला लिया है। मीडिया में कई बातें बोली जा रही हैं। एक तरफ ये गवर्नमेंट की और भारतीय आर्मी की जीत मानी जा रही है, दूसरी ओर ये भी कहना है कि इसमें जीत चाइना की हुई है क्योंकि वो भारत में बहुत अंदर तक आ गया था और केवल 1800 मीटर पीछे हुआ है और हमें अपनी ही धरती पे पीछे जाना पड़ा है। हमने कई न्यूज़ आर्टिकल्स को एनालाइज करने की कोशिश की और अब बताएंगे कि हमारी राय में क्या सच हो सकता है। अजीत डोवाल ने ऐसा क्या किया होगा कि ये डिसीजन लिया गया? क्या ये चाइना की चाल है जो उसने 1962 में भी चली थी? 1962 में भी वो पीछे हटा था, मगर कुछ दिनों बाद उसने हम पर हमला कर दिया था। 2 महीने पीछे चलते हैं जब सब कुछ नॉर्मल था, क्योंकि भारत और चीन के बीच कभी फॉर्मली बॉर्डर रेखा नहीं खींची गई। दोनों देशों की सेना के बीच एक आपसी सहमति बनी हुई थी। ये सहमति ये थी कि भारतीय सेना एक छोर पे रहेगी और कुछ किलोमीटर दूर रहेगी चाइनीज सेना। बीच की जगह को बफर जोन बोला जाता है। ये नो मैंस लैंड है। इस एरिया में ना भारत आ सकता है, ना ही चाइनीज सेना आ सकती है। हाल ही की हुई घटनाओं से 2 चीजों का अनुमान लगाया जा सकता है। या तो चीन की सेना इस बफर जोन में अपने कैंप्स लगाने गई, या फिर वो बफर जोन क्रॉस करके हमारी सीमा में आ गई। हमारी सीमा में आना इतना आसान नहीं होता क्योंकि हमारी आर्मी इन एरियाज को पेट्रोल कर रही होती और चीन को फोर्स से घुसने के लिए पूरी वॉर को इनवाइट करना पड़ता। ज्यादा आसान और ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि चीन बफर जोन में ही आया है। लेट कर्नल संतोष बाबू की कहानी से भी यही पता लगता है कि वो चाइनीज आर्मी को बफर जोन से हटाने गए थे, जिसके बाद 2 आर्मीज के बीच बिना हथियार चलाए लड़ाई हो गई। हमारी टेरिटरी में नहीं, जबकि बफर जोन में ये लड़ाई लड़ी गई। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को भरोसा दिलाया था कि हमारी टेरिटरी में कोई नहीं घुसा है। अब चाइना का पीछे जाना ये दर्शाता है कि वो बफर जोन में ही पीछे गया है। हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया है कि चाइना बैकफुट पे गया है। अब देखते हैं इसके क्या कारण हो सकते हैं। चाइना ने हाल ही में देशों से टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स इसलिए बढ़ाए क्योंकि देश कोविड से जूझ रहे थे और कमज़ोर हो गए थे। ऐसे में कुछ देश उसके एग्रेसिव स्टांस से दब जाते। यही टैक्टिक्स उसने इंडिया पे ट्राई की, मगर दबने की बजाय हमारे लीडर्स लद्दाख में पहुंच के चाइना को ललकार रहे थे। इससे क्लियर मैसेज चाइना को दे दिया गया कि अगर युद्ध हुआ तो भारत पीछे नहीं हटेगा। दूसरी तरफ हमने पिछली वीडियो में दिखाया कैसे यूएस ने अपने नेवल शिप्स साउथ चाइना सी में भेज दिए थे। यूएस ने क्लियरली इंडिया को लद्दाख इशू पे सपोर्ट किया है और साउथ चाइना सी में बढ़ते चीन के प्रकोप को कंडेम किया है। इसलिए वो भी एग्रेसिवली साउथ चाइना सी में बाकी देशों के साथ ड्रिल्स कर रहा है। जापान ने पहले ही अपने बॉर्डर्स पे मिसाइल लगा दी थी। इसके अलावा चाइना को लगा था कि उसे उसकी नॉर्दर्न टेरिटरी में कोई डर नहीं है, मगर रशिया से भी उसके विवाद बढ़ गए। भारत ने बहुत ही चतुराई से रशिया से डिफेंस रिलेशंस बनाए रखे और आर्म्स को फास्ट ट्रैक कराया, जिससे क्लियर हो गया कि चाइना का साथ रशिया भी नहीं दे रहा है। चाइना का व्लादिवोस्तोक पे दावा करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा रहा। ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस और इवन जर्मनी जैसे देशों ने इंडिया के पक्ष में बोला और मिलिट्रीली इंडिया को सपोर्ट किया। 60 दिनों तक स्टैंड ऑफ चला, मगर अजीत डोवाल नेगोशिएशन के लिए तब गए जब साउथ चाइना सी में यूएस ने अपनी नेवी घुसा के उसके इंटेंशंस क्लियर कर दिए। डोवाल ने साइकोलॉजिकल वॉर टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया। ये साइकोलॉजिकल वॉर टैक्टिक्स भारत पहले भी इस्तेमाल करता आया है। जैसे 1971 में भारत के जनरल JFR जैकब ने बांग्लादेश में पाकिस्तान की बड़ी 1 लाख की आर्मी को पब्लिकली सरेंडर करवा दिया था। भारत की आर्मी साइज कम थी और यूएन ने दोनों देशों को सीज फायर करने का आदेश दिया था। साइकोलॉजिकल वॉर टैक्टिक्स में एक साइड दूसरी साइड पर बिना हथियार यूज करें, टेक्टिकली सोशल अनरेस्ट के द्वारा या प्रोपेगेंडा से, जियोपॉलिटिकल अनरेस्ट से या हार के कॉन्सिक्वेंसेस से डरा के, इकोनॉमिकली धमका के दुश्मन की आर्मी और लीडरशिप का मॉरल डाउन कर देती है। हम आने वाले वीडियोस में इसे डिटेल में कवर करेंगे। अजीत डोवाल बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इंडिया अभी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इंडिया के पास S-400 जैसे स्टेल्थ रेडार सिस्टम्स नहीं है जिससे वो चाइनीज एयरक्राफ्ट्स का इफेक्टिवली सामना कर पाए। हमारे पास सीवियर शॉर्टेज है क्रिटिकल एम्यूनेशन की, जिसे दुनिया से खरीदा जा रहा है। हमने पिछले कुछ वीडियोस में S-400 को एनालाइज किया था, आप उसमें इसकी खूबियां जान सकते हैं। लड़ाई हुई तो दोनों देशों की बड़ी हानि हो सकती है। हमारी वीकनेस भी एकदम क्लियर है।
जब तक रशिया से S-400 नहीं आता ये युद्ध टाल देना चाहिए। डोवाल ने अपनी वीकनेस उजागर ना करते हुए यूएस कार्ड खेला है। चाइना ने भारत पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश की थी। उसने इंडिया को 3 फ्रंट से घेरने की कोशिश की। पाकिस्तान, चाइना और नेपाल सब एक सुर में बोल रहे थे। इंडिया ने वही टैक्टिक्स अपनाकर ये साइकोलॉजिकल प्रेशर चाइना पर अपनाया। चाइना को भी 2 फ्रंट्स पे 2 बड़े देशों से निपटना होगा, एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ यूएस। चाइना को समझ आ गया वो इन दोनों देशों से एक साथ नहीं लड़ सकता, इसलिए उसने सिचुएशन को एक तरफ से डिफ्यूज करने के लिए गलवान से कैंप्स पीछे खींच लिए। वो पहले यूएस से निपटेगा और फिर भारत के पीछे आएगा। 1962 में चाइना का डिसेप्शन उसका पीछे जाना था। उसने वापस लौटकर भारत को सरप्राइज किया था। तब यूएस और रशिया भारत का साथ देने नहीं आ सकते थे, वो आपसी झगड़े में फंसे हुए थे। आज ऐसा नहीं है। चाइना टाइम गेन कर रहा है कैसे यूएस को डिसंगेज किया जाए, और भारत टाइम गेन कर रहा है तब तक वो सारे जरूरी वेपन्स इकट्ठे कर ले। हमें किसी हालत में चाइना के गेम प्लान को पीछे हटना नहीं मानना चाहिए। वो यूएस को डिसंगेज करके लौटेगा। यही वजह है कि वो गलवान में तो पीछे हटा है, मगर पैंगोंग त्सो और बाकी लद्दाख के एरिया से अभी पीछे नहीं हटा है। हमें हर समय चौकन्ना रहना होगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमें कमेंट करके अपनी राय बताएं। क्या ये चाइना की हार है या साजिश? हम जल्द लौटेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय मां भारती।